A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 26th October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is End the Impasse. देखो impasse का जो मीनिंग होता है stalemate, जिसका मतलब होता है गतिरोध, यानी जो गतिरोध है उसको खत्म करना. ऑन प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब हो गया प्रोट्रैक्टेड. प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग हो गया एक बहुत लंबे समय से जो बाधित है, एक लंबे समय से जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है. इम्पास गतिरोध ओवर 3 फार्म लॉज, यानी जो कृषि कानून है वो पिछले 2 सालों से अगर देखा जाए तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया गया है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है और एक बहुत लंबे टाइम से एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है सरकार और जो फार्मर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके बीच में. तो सरकार को चाहिए कि किसी न किसी तरीके से एक कॉमन एक सॉल्यूशन पे आना चाहिए, एक समाधान करना चाहिए. अदरवाइज ये जो इम्पास है, वो जो ब्लॉकेड करते हैं, जिससे रास्ते को रोका जा रहा है, वो जो आम पब्लिक है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो अभी सही टाइम आ गया जिसके अंदर गवर्नमेंट को इन 3 लॉज को सीरियसली लेना होगा और कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकालना होगा. अदरवाइज ये जो अभी फिलहाल इम्पोज बना हुआ है, इम्पासे बना हुआ है, ये जो गतिरोध बना हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आम इंसान के लिए. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं. और सॉल्यूशन यानी हल, एक ऐसा हल होना चाहिए इज नीडेड फॉर कोर इश्यूज. कोर इश्यूज का मतलब हो गया जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में सॉल्यूशन निकालना चाहिए. फॉर कंसर्निंग, कंसर्निंग मतलब चिंता, फार्मर्स, जो फार्मर्स जिन इश्यूज को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 जो कृषि कानून है उनके खिलाफ. एंड नॉट मेयरली फॉर रोड ब्लॉक्स. और फिलहाल 2 सालों से जो किसान जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है. और वो ब्लॉक करना मतलब ये जो इश्यूज हैं कृषि कानून को लेकर, इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स. तो ये सिर्फ रोड ब्लॉक्स तक सीमित नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रोड ब्लॉक कर दिया और अपना प्रोटेस्ट को जाहिर कर दिया. कहीं ना कहीं ये जो 3 फार्म लॉज है इसका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सॉल्यूशन, इसका एक प्रॉपर हल निकलना चाहिए. द टाइम मे हैव कम, अब समय आ गया है. द टाइम मे हैव कम फॉर अ मोर कंसर्टेड. कंसर्टेड का मतलब हो गया एक तरीके से सॉलिड, ठोस एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी सही टाइम आ गया है. अभी सरकार को एक ठोस क्या लेना चाहिए, एफर्ट करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए. एंड द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, उनके लिए भी और सरकार के लिए भी एक सही समय आ गया है टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कि एक हल निकाला जाए टू द प्रोलॉन्ग इम्पास ओवर द 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉज इनेक्टेड लास्ट ईयर. इनेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज को लागू कर देना, यानी पिछले साल सरकार ने 3 कृषि कानून को लागू किया था, जिसकी वजह से फार्मर्स के बीच फार्मर्स ने क्या किया, उसको प्रोटेस्ट किया. और ये जो प्रोटेस्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड का मतलब इसने प्रोटेस्ट ने एक गतिरोध बना दिया है जो कि एक बहुत लंबे टाइम से चल रहा है. तो इस प्रोलॉन्ग्ड इम्पास को, यानी जो एक गतिरोध बना हुआ है एक लंबे टाइम से, अब ये सही समय आ गया है कि सरकार को और जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनको इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इसका एक हल निकालना चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा उच्च न्यायालय है, हैज एम्फसाइज्ड, उसने क्या किया, इस बात पर जोर दिया है. एम्फसाइज का मतलब जोर देना. दैट पब्लिक रोड्स, जो आम इंसानों के जो रोड्स होते हैं, जो पब्लिक रोड्स होते हैं, कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, उनको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है इनडेफिनाइटली. इनडेफिनाइटली का मतलब हो गया फॉर एन इनडेफिनाइट टाइम, मतलब एक ऐसे असीमित समय के लिए आप पब्लिक रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं बाय प्रोटेस्टर्स. प्रोटेस्टर मतलब जो
जो विरोध कर रहे होते हैं वो किसी भी रोड को, किसी भी पब्लिक रोड को एक असीमित टाइम तक उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होता है, असुविधा होती है आम जनता को। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा। इन एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब समीक्षा हो गया, इन द कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, मोर पेटिशंस, और इस संदर्भ में बहुत सारी पेटिशंस, याचिकाएं, फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक से बहुत सारी याचिकाएं आ चुकी हैं ऑलरेडी, यानी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पेटिशंस डाली है कोर्ट के अंदर कि उनको ये जो रोड ब्लॉक किए गए हैं उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कंप्लेनिंग। और उन पेटिशंस के अंदर इस बात की कंप्लेन की गई, शिकायत की गई है दैट देयर राइट ऑफ फ्री मूवमेंट, कि मतलब जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उनका जो राइट है वो क्या किया गया है, हैज बीन कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड। तो मतलब ये जो याचिकाएं आई हैं, बहुत सारे लोगों ने याचिका डाली है कि उनका जो एक राइट ऑफ फ्री मूवमेंट है कि अपनी मर्जी से वो कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको बाधित किया गया है बाय ऑन गोइंग प्रोटेस्टर्स बाय फार्मर्स। यानी जो फार्मर्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आम जनता को इसका असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उनका जो एक राइट है, उनका जो अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख लेते हुए कहा है कि सरकार को और जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है, जो कि विरोध कर रहे, जो किसान हैं, उनको एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए इम्पास का, इस गतिरोध का, क्योंकि इसको कम से कम 2 साल का टाइम हो गया है, और मेयरली मतलब अगर ब्लॉक रोड करके इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है, तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकलना चाहिए, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। इज नीडेड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट फॉर्म होता है बी का इज, और उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया, जो कि आपका नीडेड हो गया। उसके बाद देखो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, फार्मर्स आपका नाउन हो गया, तो प्रोटेस्टिंग आपका V1 प्लस ING, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। हैज एम्फसाइज, देखो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद एम्फसाइज का आपको थर्ड फॉर्म यूज किया है, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। हैज बीन कर्टेल्ड, ये देखो हैज बीन कर्टेल्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर देखो बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया है, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। ये हमारा सेकंड स्लाइड है। द कोर्ट हैज सेड, यानी कोर्ट ने, अदालत ने भी इस बात को कहा है, अ सॉल्यूशन, एक हल होना चाहिए, हैज टू बी फाउंड, यानी कि एक हल को ढूंढना होगा, दैट रोड्स कैन नॉट बी ब्लॉक्ड फॉर लॉन्ग, क्योंकि ये जो आम रोड है इसको काफी लंबे टाइम तक ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, देयर इज नो रीजन फॉर इट, और इसके पीछे कोई वजह नहीं है, टू ले इट डाउन द लॉ अगेन एंड अगेन, मतलब इसके लिए लॉ डाउन का मतलब हो गया एस्टेब्लिश करना, बनाना, कि बार बार मतलब नए नए कानून बनाना, मतलब किसके लिए, रोड ब्लॉक के लिए, क्योंकि रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, और प्रोटेस्ट के लिए बार बार कानून बनाना इतना आसान भी नहीं है, और इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं है। द रेफरेंस वाज, जो रेफरेंस दिया गया, कौन सा संदर्भ दिया गया, लास्ट ईयर जजमेंट ऑन शाहीन बाग प्रोटेस्ट, और पिछले ही साल की अगर बात की जाए तो शाहीन बाग जो कि दिल्ली के अंदर है, वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, किस बात को लेकर, कि सरकार ने वहां पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकता मतलब संशोधन जो एक एक्ट था, उसको, उसके प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों ने, हजारों की संख्या के लोगों ने शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट किया था, और उस वक्त भी रोड को ब्लॉक किया था। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि चाहे वो शाहीन बाग का केस ले लो, या फिर ये फार्मर प्रोटेस्ट का केस ले लेते हैं, तो इस केस के अंदर भी क्या किया गया है, रोड को ब्लॉक किया है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि रोड ब्लॉक इज नॉट दिस सॉल्यूशन, कि रोड ब्लॉक किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक प्रॉपर तरीके से इसका एक समाधान निकलना चाहिए, वेयर इन, जिसमें
इट वॉज हेल्ड द पब्लिक वेज एंड पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ब्लॉक्ड। और जिसके तहत मतलब क्या किया, मतलब जहां पर अगर बात की जाए तो शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसके अंदर ये बोला था कि पब्लिक वेज है, जो पब्लिक रोड है या स्पेसेस है, जहां पर मतलब जो पब्लिक प्लेसेस है उनको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। तो सेम चीज इनडेफिनाइटली मतलब एक लंबे टाइम तक अनिश्चित समय तक उसको बंद नहीं किया जा सकता है, इवन ड्यूरिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट। इवन अगर आपका प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल या शांति प्रिय तरीके से अगर आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, तब भी आप पब्लिक प्लेसेस को या पब्लिक रास्तों को क्या नहीं कर सकते हो, आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शाहीन बाग के जजमेंट के अंदर। अब सेम केस यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर उसी वर्डिक्ट को अगर देखा जाए तो फिलहाल 2 सालों से जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करते इस बात को। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जोर देकर कहा है कि रोड जो ब्लॉक किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। द ऑब्जर्वेशन कैन बी सीन, और ये जो कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन की गई है, समीक्षा की गई है, उसको देखा जा सकता है इधर अ डिसअप्रूवल ऑफ द टैक्टिक ऑफ होल्डिंग इंटरमिनिएबल प्रोटेस्ट, या तो इसको मतलब ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो कोर्ट ने समीक्षा की है, इसको देखा जा सकता है कि जो टैक्टिक है, टैक्टिक का मतलब एक तरीके से हो गया प्लानिंग, अ प्लान फॉर अटेनिंग अ पर्टिकुलर गोल, मतलब एक जो गोल होना चाहिए उसको डिसअप्रूवल की तरह देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं होल्डिंग इंटरमिनिएबल, इंटरमिनिएबल का मतलब एंडलेस प्रोटेस्ट, या तो मतलब ये जो एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो मतलब एंडलेस है, जिसका कोई एंड नहीं है, या फिर इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म। इम्प्लिसिट का मतलब हो गया अनक्वेश्चनिंग, निसंदेह एक क्रिटिसिज्म है, एक आलोचना है ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की, फॉर बीइंग अनेबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द फार्मर्स। और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी एक तरीके से आलोचना है कि सरकार भी जो फार्मर्स का जो ग्रीवियंस है, उनकी जो शिकायतें हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 ही चॉइसेस बन रही है। एक तो मान लो कि ये जो डिसअप्रूवल है, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनका जो मतलब प्रोटेस्टर्स है वो लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रोटेस्ट है कहीं ना कहीं एंडलेस दिखाई पड़ता है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार का भी एक इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म, मतलब अनक्वेश्चनिंग, निसंदेह सरकार की आलोचना है, क्योंकि सरकार भी फेलियर दिखाई पड़ती है कि वो जो फार्मर्स का जो ग्रीवियंस है, जो शिकायतें हैं, उनका कोई प्रॉपर समाधान नहीं कर पाई है। इवन वाइल, इसके बावजूद, डिनाइंग दैट they are responsible for the hardship faced by the public and blaming the police for the blockade। और कहीं ना कहीं मतलब जो पुलिस मतलब इसके बाद while even while इसके बावजूद denying the fact, denying that, इस बात को मना करते हुए, are responsible for the hardship, hardship का मतलब दिक्कतें faced by the public, मतलब जो अब ये जो रोड ब्लॉक किया गया फार्मर्स के द्वारा, तो इसकी वजह से पब्लिक को, आम जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एंड ब्लेमिंग द पुलिस फॉर द ब्लॉकेड, और कहीं ना कहीं मतलब जो ब्लेमिंग द पुलिस फॉर ब्लॉकेड, और बाद में पुलिस को क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है। हालांकि जो फार्मर्स हैं उन्होंने 2 साल से रोड्स को ब्लॉक किया गया, रोड को ब्लॉक किया है, और उसकी वजह से आम जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और बाद में पुलिस को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि पुलिस ने ब्लॉकेड किया है। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की तरफ से भी ब्लॉकेड किया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि ब्लॉकेड करना, रास्ते को ब्लॉक करना कोई किसी भी मसले का समाधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और फार्मर्स को एक साथ बैठकर इस बात का सॉल्यूशन करना चाहिए, जहां तक सहमति बन सके उस तक पहुंचना चाहिए। और इस जो कि एक बहुत लंबे टाइम से एक मसला बना हुआ है, ये जो 3 कृषि कानून की बात की जा रही है, इसका प्रॉपर तरीके से समाधान होना चाहिए, क्योंकि इसे आम जनता का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की अगर बात की जाए, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। हैज टू देखो जनरली आप यूज किया जाता है प्रेजेंट कंपल्शन को बताने के लिए, और उसके बाद टू बी फाउंड, ये आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, कैन नॉट आपका हो गया मॉडल वर्ब, उसके बाद फिर बी प्लस फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है।
ऑफ आपका प्रपोजिशन हो गया और उसके बाद आपने होल्डिंग यूज कर लिया V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जिरंड हो गया। टू फाइंड 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया इंफिनिटिव केस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। द फार्मर्स, और जहां तक किसानों की बात है, द फार्मर्स से फार्मर्स का कहना है दे शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब प्रोटेस्ट एट रामलीला मैदान। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, फार्मर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक लंबे टाइम से रोड को ब्लॉक किया गया है, लेकिन फार्मर्स इस बात के लिए अग्री करते हैं कि वो रोड को कहीं ना कहीं खाली कर देंगे अगर उनको एक प्रॉपर एक पब्लिक प्लेस दिया जाता है, तो वो रोड को खाली कर देंगे। उन्होंने इस बात को कहा है कि उनको अलाउ किया जाना चाहिए रामलीला मैदान, जहां पर वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके। हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट विल हैव नन ऑफ इट। हालांकि गवर्नमेंट के अगर बात की जाए, गवर्नमेंट किसी चीज को भी मानने को तैयार नहीं है, ना तो वो ब्लॉकेड को लेकर तैयार है और ना ही वो कोई पब्लिक प्लेस को अलाउ करने के लिए तैयार है। रिकॉलिंग, याद करना, अनसेवरी, अनसेवरी का मतलब है डिस्टेस्टफुल, बेसवार इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन रिपब्लिक डे व्हेन द प्रोटेस्ट रोल्ड इनटू द कैपिटल। और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी उस इंसिडेंट्स को याद कर रही है जो कि बहुत ही भद्दा सा एक इंसिडेंस हुआ था रिपब्लिक डे के दिन, 26 जनवरी के दिन, कि वहां पर जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने क्या किया था, पूरे का पूरा दिल्ली कैपिटल के अंदर प्रोटेस्ट छा गया था। और वहां पर जो हमारा रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अपना फ्लैग को भी क्या किया था, वहां पर लॉन्च किया था, फ्लैग को भी लहराया था। तो कहीं ना कहीं वो दिन बहुत ही एक इंसल्टिंग डे था पूरी की पूरी इंडिया के लिए। तो इस तरह का रिस्क सरकार भी नहीं लेना चाहती एक तरीके से। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, और ये जो संघर्ष की जो स्थिति बनी हुई है सरकार और किसानों के बीच में, बिटवीन द टू कंपीटिंग राइट्स, राइट फ्रीडम टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू फ्री मोमेंट ऑफ पब्लिक। अब यहाँ पर एक कंफ्लिक्ट बना हुआ है। अगर देखा जाए फार्मर्स के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो उनको भी हक है, संविधान में उनको हक मिला है कि फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, कि उनको हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, और ये अधिकार हमें अपना संविधान देता है। एंड द राइट टू फ्री मोमेंट ऑफ पब्लिक, और एट द सेम टाइम जो आम जनता है उनको भी ये अधिकार किसने दिया है, उनको भी ये अधिकार संविधान ने ही दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपना फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ये जो संवैधानिक जो अधिकार है उनके बीच में क्या बना हुआ है, कंपीटिंग। कंपीटिंग का मतलब कंटेंडिंग, प्रतिस्पर्धा बनी हुई, आपस में कंफ्लिक्ट चल रहा है। इज नॉट ओनली द एस्पेक्ट, सिर्फ यही एक एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ यही एक दौर नहीं है। एस्पेक्ट का मतलब एक तरीके से आप दिशा कह सकते हैं, दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। और सिर्फ यही चीज नहीं है कि मतलब इस पर्टिकुलर इश्यू को अभी के अभी एक अटेंशन देने की जरूरत है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। देयर सीम्स टू बी नो अटेम्प्ट टू ब्रेक द डेडलॉक ऑन द कोर इश्यूज। और फिलहाल अगर देखा जाए, चाहे वो फार्मर हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, फिलहाल जो एक डेडलॉक बना हुआ है, ये जो इम्पास बना हुआ है, गतिरोध बना हुआ है, डेडलॉक का मतलब गतिरोध, ये जो गतिरोध बना हुआ है, तो चाहे वो सरकार हो चाहे वो फार्मर्स हो, उनकी किसी की तरफ से भी इस कोर इशू को, जो मुख्य इशू है, इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है सरकार की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं फार्मर्स की तरफ से भी। ये गतिरोध एज इट इज अभी भी बना हुआ है और 2 साल से ज्यादा का टाइम इसको होने को है। विद द फार्मर्स डिमांडिंग ऑन आउटराइट, आउटराइट का मतलब अभी की अभी, जस्ट नाउ, स्ट्रेट, सीधा सीधा, रिपील, रिपील का मतलब है कैंसिल ऑफिशियली, किसी चीज को रद्द कर देना, ऑफ लॉज एंड स्टेचुरी, मतलब जो कानून, जो कृषि कानून जो सरकार ने इनको इनेक्ट करने की कोशिश की है, तो फार्मर्स लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इन जो कानून है इनको क्या कर दिया जाना चाहिए, रिपील कर दिया जाना चाहिए, इनको रद्द कर दिया जाना चाहिए। एंड स्टेचुरी वैलिडेशन, स्टेचुरी का मतलब हो गया लीगल, कानूनी, वैलिडिफिकेशन का वैलिडेशन का मतलब हो गया सर्टिफिकेशन, और कहीं ना कहीं कानूनी सत्यता फॉर द क्लेम दैट MSP regime system will not come to an end। और कहीं ना कहीं लगातार फार्मर्स की तरफ से MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई है, और
मतलब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट बना हुआ है, सरकार अपने 3 कानून, जो सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार ने अपने जो 3 कृषि कानून है उनको लागू करने की बात कही है, और दूसरी तरफ से जो फार्मर्स है वो अपना MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो एक उनका रिजीम है, उनका जो उनका सिस्टम है उसको लगातार बनाए हुए हैं, और उनका कहना है कि वो MSP है वो किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने वाला है। तो यही एक मुद्दे, एक कह सकते हो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग हो गया कि यू नो मसले की जड़ होना, या कोई भी जो झगड़ा होता है उसकी मूल जड़ है MSP है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और फार्मर्स है वो इससे पीछे हटना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से ये जो अभी फिलहाल एक डेडलॉक बना हुआ है, एक गतिरोध बना हुआ है सरकार और फार्मर्स के बीच में, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि आपका एडवाइस को दिखाता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। कंपीटिंग राइट्स, राइट्स आपका नाउन हो गया, तो कंपीटिंग यहाँ पर V1 प्लस ING हो गया जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टू ब्रेक आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया। विल नॉट कम, विल आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने कम यूज कर लिया जो कि V1 है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड। लास्ट ईयर, अगर पिछले साल देखा जाए, लास्ट ईयर देखा जाए, पिछले साल देखा जाए, द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, विरोध कर रही जो किसान थे, एंड यूनियन मिनिस्टर्स, और जो हमारे सरकार के जो मिनिस्टर्स थे, डिड कम टू अ पार्शियल अग्रीमेंट। पार्शियल मतलब आंशिक, थोड़ा बहुत उनके बीच में अग्रीमेंट हो गया था, किन बातों को लेकर, ऑन डीक्रिमिनलाइजिंग। डीक्रिमिनलाइजिंग का मतलब हो गया मेक लीगल, किसी चीज को कानूनी बना देना। स्टबल बर्निंग, स्टबल का मतलब हो गया चाफ, मतलब जिसको आप पराली बोलते हो। यानी पिछले साल अगर बात की जाए तो जो मिनिस्टर्स हैं और जो प्रोटेस्टर फार्मर्स हैं, उनको उनके बीच में 1-2 मुद्दों को लेकर उनके बीच में सहमति हो गई थी, और वो क्या थी? सबसे पहले इस बात को लीगल बना देना कि जो स्टबल बर्निंग है, यानी जो पराली जलाना है, उसको इलीगल ना माना जाए। एंड सेफ गार्डिंग, सेफ गार्ड का मतलब मेक सेफ या प्रोटेस्ट करना, प्रोटेक्ट करना। पावर सब्सिडीज, और कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम जो फार्मर्स हैं वो इस बात को क्लेम कर रहे थे कि उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, उसके ऊपर भी सब्सिडीज दी जानी चाहिए, उसको छूट मिलनी चाहिए। और ये दोनों की दोनों अगर बात की जाए तो ये दोनों के दोनों जो डिमांड्स थी वो सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बट द टू कोर डिमांड्स हैव नॉट बीन सीन एनी ब्रेक थ्रू। लेकिन जो अगर बात की जाए ये डिमांड्स तो कहीं ना कहीं पार्शियल एग्रीमेंट हो गया था, आंशिक तौर से सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया था। लेकिन जो अगर बात की जाए, जो 2 मुख्य जो डिमांड्स थी जिसके अंदर MSP की बात की गई है, वो हैव नॉट सीन एनी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब अ प्रोडक्टिव इनसाइट, मतलब कहीं ना कहीं जो मतलब जो मुख्य मुद्दे हैं, वो मुख्य मुद्दे का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। उन मुख्य मुद्दों पर अभी भी कोई मतलब एक तरह का हल नहीं निकला है। इट इज नॉट आउट ऑफ प्लेस टू रिकॉल दैट एन एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कोर्ट हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। और ये मतलब कहीं ना कहीं इट्स नॉट आउट ऑफ द प्लेस टू रिकॉल, और कहीं ना कहीं इस बात को मतलब रिकॉल करना, दैट एन एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एक कमेटी बनाई गई थी कोर्ट की तरफ से, एक्सपर्ट कमेटी थी जिसने पूरे के पूरे इस मुद्दे को क्या किया, एनालाइज किया है, और उस एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की, और बट नथिंग हैज बीन हर्ड अबाउट इट आफ्टर दैट। और उस रिपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने अपना सारा का सारा जो एनालिसिस था, किस तरीके से मतलब इस पूरे के पूरे इश्यू को देखा गया, उस रिपोर्ट के अंदर उसने मेंशन किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं ना तो उसको देखा गया, ना उसके बाद में कुछ किसी भी तरह का संज्ञान लिया गया, ना उसकी तरफ कोई एक्शन लिया गया। टू एन एक्सटेंट, एक हद तक, द फैक्ट दैट the court has not taken it up again or made the report public may be factor in the continuing impasse। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो फिलहाल जो एक कंटिन्यूइंग लगातार बना हुआ जो इम्पास है, गतिरोध है, इस गतिरोध को देखते हुए कोर्ट ने क्या है, ना तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का जो एक एनालिसिस था उसको क्या किया है, उसको कंसीडर किया है, और ना ही उस रिपोर्ट को पब्लिकली क्या किया, लोगों को दिखाया है।
क्योंकि फिलहाल भी जो इम्पास है उसकी जो फिलहाल जो एक इम्पास बना हुआ हो सकता है कि ये वह मतलब ये सरकार जो कोर्ट है उसने देखिए कोर्ट ने जो रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उसको दी थी उसको ना तो पब्लिकली उसको साझा किया है और ना ही कोर्ट ने उसको अभी तक उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन किया है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है जो कि लगातार ये एक जो इम्पास बना हुआ है, जो गतिरोध बना हुआ है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है उस गतिरोध का। एंड एक्सपीडाइटेड हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनवाई हो गया, एक्सपीडाइटेड का मतलब इमीडिएट, जल्दी, शीघ्र। और एक बहुत ही जल्दी क्या होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए दैट इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर शामिल हो फर्दर रिव्यू, जिसमें दोबारा से रिव्यू किया जाना चाहिए पीनल रिकमेंडेशन, पैनल सॉरी पैनल रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश हो गया, और एनी सच सिमिलर इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। और अगर किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से कोई किसी भी तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई कदम लिया जाता है, या कोई भी रिकमेंडेशन दी जाती है, कोई भी सिफारिश की जाती है, तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए एज नीडेड टू अराइव एट सॉल्यूशन। और कहीं ना कहीं मतलब सरकार को भी थोड़ा ढील देना होगा, सरकार को भी अपने रवैये के अंदर थोड़ा ढील देना होगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी एक सॉल्यूशन को निकाला जा सके, और ये जो इम्पास बना हुआ है पिछले 2 सालों से उसको क्या किया जाए जा सके, उसको हटाया जा सके। So this is our fourth slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो did का, ये देखो did वैसे आपने V2 यूज कर लिया और यहाँ पर आपने V1 यूज कर लिया। जनरली जब आप एम्फसाइज करना चाहते हो किसी जोर के ऊपर, किसी बात पर, अगर आप किसी बात पर स्ट्रेस देकर बोलना चाहते हो, तो वहां पर आप प्रेजेंट में डू या डज के साथ V1 लगा लेते हैं, पास में did और उसके बाद V1 लगाते हैं, राइट। हैव नॉट सीन आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के बाद देखो आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया और ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका। हैज बीन हार्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज के बाद भी आपने V3 यूज कर लिया और पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया, और उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। एन एक्सपीडाइटेड हियरिंग, हियरिंग आपका नाउन हो गया, तो एक्सपीडाइटेड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर एन आ गया क्योंकि जो वोवल साउंड है इसलिए आपने एन को भी लगा लिया, राइट। Now let us move on to our last slide, slide number 5. The objective, जो मुद्दे अगर बातें की जाए, the objective must not be merely, और जो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए टू रिजॉल्व, कि समाधान हो द इंसिडेंटल इश्यू, जो एक्सीडेंटल इश्यूज हैं उनका समाधान ही नहीं होना चाहिए, और द ब्लॉक रोड्स, मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो रोड बने हुए हैं, सॉरी जो रोड्स को ब्लॉक किया गया है उन रोड्स को क्लियर करा दिया जाए, तो सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ रोड्स को मतलब खाली करा दिया जाए तो इसका समाधान हो गया। ये इसमें इसका एक्चुअल समाधान ये नहीं है, बल्कि टू रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, और एलिमिनेट, रिमूव करना the deep differences over what the government sees as necessary reform in the farm sector। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सरकार इसको जरूरी मान रही है कि जितने भी कृषि कानून है उनके अंदर सुधार की जरूरत है, और उसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो सरकार उसके बीच में डिफरेंसेस बन गए हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए, और जो डिफरेंसेस बने हुए हैं उसको रिकंसाइल करना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए, या उनको एलिमिनेट करना चाहिए, उनके बीच में जो मतभेद बने हुए हैं उसको खत्म करना चाहिए। सिर्फ इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जो रोड है उनको ब्लॉक किया गया उनको क्लियर करा दे, बात का समाधान हो गया। एक्चुअल में समाधान ये नहीं है, बल्कि जिन 3 कानूनों को लेकर जो एक डिफरेंस बना हुआ है, जो मतभेद बना हुआ है सरकार और प्रोटेस्टर के बीच में, उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उसको उसका क्या होना चाहिए, उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, उसका एक समाधान होना चाहिए। एनी रिफॉर्म, कोई भी चेंज, कोई भी सुधार जो दैट सीक्स टू एलिमिनेट, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब हो गया देखो अ चेंज फॉर द वर्स, मतलब कोई भी ऐसा सुधार जो कि मतलब कोई गलत चीज का, मतलब कोई भी ऐसी बुरी चीज है, मतलब कोई भी खराब चीज है उसको उसके अंदर चेंज करना जिससे कोई फायदा हो इन दिस सेक्टर, मस्ट ऑल्सो विन दी कॉन्फिडेंस ऑफ द फार्मर। और कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी अपना जो रिजिड एटीट्यूड है उसको छोड़कर इस बात को देखना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा चेंज है जिससे कि उनको ही फायदा हो सकता है, या कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको फायदा हो सकता है,
विन ऑल्सो विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द फार्मर्स। और कहीं ना कहीं मतलब सरकार को क्या करना होगा, जो फार्मर्स हैं उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको जीतना होगा, उनको सरकार को इस बात को जाहिर करना होगा कि जो भी जो कृषि कानून की बात की गई है वो उनके फायदे के लिए है, तभी मतलब वो उन कृषि कानून को लागू कर सकती है। अदरवाइज दोनों को एक साथ बैठकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। द प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स, प्रिंसिपल मुख्य हो गया, स्टेक होल्डर्स का मतलब हो गया एंटरप्रेन्योर, मतलब हितकारी जिसको बोलते हैं, क्योंकि जो किसान है, जो मेन स्टेक होल्डर्स है किसके, इन कृषि कानून की बात की जाए तो अगर मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, अगर ये जो कृषि कानून है वो प्रोडक्टिव है, वो फायदेमंद है, तो सरकार को फार्मर्स का कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहिए और इनको इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि इससे सिर्फ आपका फायदा ही होने वाला है। एट द सेम टाइम जो डिफरेंस बना हुआ है सरकार के बीच में और फार्मर्स के बीच में, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इम्पास बना हुआ है, जो गतिरोध बना हुआ है, उससे आम जनता को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज आर्टिकल ऑफ द डे। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का, और एक बहुत ही सजेस्टिव आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था। लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द स्लाइड। टू रिजॉल्व, 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है कि जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है। मस्ट के बाद आपने यूज कर लिया विन, जो कि आपका क्या हो गया, ये आपका V1 हो गया, और ऑल्सो आपका यहाँ पर एक तरीके से एडवर्ब हो गया, राइट। सो my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all.